नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के वन लाइनर प्रश्नों पर। इससे पहले हमने 4 पाठों के वीडियो बना दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। कांग्रेस प्रणाली को पहली बार चुनौती कब मिली? 1960 के दशक में। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? 1960 के दशक को। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन इत्यादि के सवाल अभी भी अनसुलझे थे, यानी इन समस्याओं से अभी तक निजात नहीं मिली थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर किस अवधि में रहे? 1951 से 56 तक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज, यानी कुमारास्वामी कामराज। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता कौन चुने गए? लाल बहादुर शास्त्री। एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक देश के प्रधानमंत्री रहे? 1964 से 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में किन 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भारत चीन युद्ध के कारण हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था, साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा। यानी शास्त्री जी के समय देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, क्योंकि 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो बड़ी पूंजी वहाँ पर लग गई थी। और इसके साथ साथ शास्त्री जी के काल में ही 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा। आगे देखें, ताशकंद समझौता कब और किन के बीच हुआ? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ। वर्तमान में ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। मोरारजी देसाई किस प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे? बम्बई प्रांत के। इंदिरा गांधी ने शास्त्री के मंत्रिमंडल में कौन से मंत्रालय का प्रभार संभाला था? सूचना वन मंत्रालय का। शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन क्यों दिया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह सोचकर इंदिरा गांधी को समर्थन दिया कि वह प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभवी न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देश के लिए उन पर निर्भर रहेगी। यानी उन नेताओं को लगा कि हर मामले में ये इंदिरा गांधी है, वो उनसे सलाह मशविरा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कब से कब तक रही? 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 84 तक 3 बार देश की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष कब रही? 1958 में। इंदिरा गांधी का निधन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1984 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के समय किया? इंदिरा गांधी के समय। 1960 के दशक में देश की आर्थिक स्थिति विकट किन कारणों से हो गई थी? 1960 के दशक में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा, यानी अधिकतर राशि है वो सैन्य व्यवस्था में खर्च करनी पड़ी। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। आगे देखें, 1960 के दशक के आर्थिक संकट से बचने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक क्या था? रुपए का अवमूल्यन करना।
इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा रुपए का अवमूल्यन करने को लोगों द्वारा यह माना गया कि अमेरिका के दबाव में किया गया है। पहले एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 7 रुपये। 1960 के दशक में सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। देवीसर गांव का संबंध कहाँ से है? चोमू विधानसभा, राजस्थान से। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे? राम मनोहर लोहिया। 1967 से मद्रास के मुख्यमंत्री कौन रहे? सी नटराजन अन्नादुरई। द्रविड़ मुनेत्र कसगम यानी डीएमके की स्थापना कब की गई? 1949 में। द्रविड़ मुनेत्र कसगम डीएमके की स्थापना किसने की? सी नटराजन अन्नादुरई ने। आगे देखें। हिंदी का विरोध एवं हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सी नटराजन अन्नादुरई ने। देश में लोकसभा के चौथे आम चुनाव कब हुए? फरवरी 1967 में। 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या संज्ञा दी? राजनीतिक भूकंप की। 1967 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के कौन से प्रमुख नेता चुनाव हार गए? तमिलनाडु से के कामराज, महाराष्ट्र से एस के पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के बी सहाय चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव 1967 में किन राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला? जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला। विधानसभा चुनाव 1967 में किन राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ध्यान रखें, ये 1967 के विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव 1967 में किस राज्य में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला लेकिन कुछ अन्य की सहायता से सरकार बनाई? राजस्थान में। विधानसभा चुनाव 1967 में कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत नहीं मिला? 7 राज्यों में। मद्रास प्रांत को अब किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु। विधानसभा चुनाव 1967 में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई? मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कसगम डीएमके। 1967 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी? द्रविड़ मुनेत्र कसगम। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। यह पार्टी कौन सी थी? मद्रास प्रांत में द्रविड़ मुनेत्र कसगम। देखिए, इससे पहले चुनावी इतिहास में सबसे पहले किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार 1957 के विधानसभा चुनाव में केरला में बनी थी। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ये पहला केस था जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला है। आगे देखिए। संयुक्त विधायक दल की सरकार से क्या तात्पर्य है? 1967 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में कौन सी पार्टियां शामिल थी? एसएसपी और पीएसपी। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा गया? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट में कौन से 2 दल शामिल थे? अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप। दल बदल से क्या तात्पर्य है? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे ही दल बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने किन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में। विधायक गयालाल का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। के कामराज किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? मद्रास के। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं?
के कामराज। कामराज योजना से क्या तात्पर्य है? 1963 में कामराज ने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमाल संभाल सके। यही प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा गया। सिंडिकेट के अगवा कौन थे? के कामराज। सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन कौन थे? के कामराज, एस के पाटिल, एस निजलिंगपा, नीलम संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष इत्यादि प्रमुख नेता सिंडिकेट के नेता माने जाते थे। मैसूर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक नाम से। एस निजलिंगपा किस प्रांत के मुख्यमंत्री रहे? मैसूर प्रांत के। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? एस निजलिंगपा। एस निजलिंगपा किस अवधि में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे? 1968 से 71 तक। कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले के रूप में पहचान किसने बनाई? कर्पूरी ठाकुर ने। इनको हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। किसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सिंडिकेट ने। 1960 के दशक में इंदिरा गांधी ने किन दो चुनौतियों का सामना किया? इंदिरा गांधी को सिंडिकेट के प्रभाव से अपना स्वतंत्र मुकाम बनाने की जरूरत थी और दूसरी चुनौती, कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। यानी सिंडिकेट के प्रभाव को कम करना था और कांग्रेस के वर्चस्व को वापस जमाना था। आगे देखें। मई 1967 में कांग्रेस कार्यकारी समिति ने इंदिरा गांधी के प्रभाव से कौन सा कार्यक्रम अपनाया? 10 सूत्री कार्यक्रम। ध्यान रखें, मई 1967 में अपनाया। मई 1967 में कांग्रेस कार्य समिति ने इंदिरा गांधी के प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इन कार्यक्रमों में कौन से कार्यक्रम शामिल थे? इनमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने इत्यादि के प्रावधान शामिल थे। 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? वीवी गिरी। पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। वीवी गिरी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त पद पर कौन रहे? वीवी गिरी। देखिए, ये प्रश्न बनेगा तो ऐसे बनने की संभावना है कि वीवी गिरी किस देश में भारतीय उच्चायुक्त पद पर रहे? तो उत्तर हो जाएगा सिलोन में, यानी श्रीलंका में। श्रीलंका को पहले सिलोन कहते थे। 1972 में सिलोन को श्रीलंका नाम से जाना जाने लगा। वीवी गिरी किन राज्यों के राज्यपाल रहे? उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल रहे। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे? 1967 से 1969 तक। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सिंडिकेट द्वारा समर्थित उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी सिंडिकेट द्वारा समर्थित थे और इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित थे वीवी गिरी। इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई किस पद पर थे? उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किन राष्ट्रपति चुनाव में पड़े? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में। अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। 1969 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एस निजलिंगपा। प्री-विपर्स से क्या तात्पर्य है? देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। इस व्यवस्था को ही प्री-विपर्स कहा गया, क्योंकि उस समय देश की एकता अखंडता का सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए किसी भी सूरत में देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करना था।
इसलिए उनको ये प्री विपर्स की व्यवस्था दी गई थी। प्री विपर्स का आधार क्या माना गया? प्री विपर्स का आधार संबंधित राज्य का विस्तार, राजस्व और क्षमता को माना गया। प्री विपर्स की समाप्ति कब की गई? 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन करके प्री विपर्स को समाप्त कर दिया था। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। इंदिरा गांधी की सरकार को कौन सी पार्टियों का समर्थन हासिल था? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। लोकसभा के लिए 5वां चुनाव कब हुआ? फरवरी 1971 में। ग्रैंड अलायंस यानी महागठबंधन से क्या तात्पर्य है? 1971 के आम चुनाव में सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा गया। 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने किस दल के साथ गठबंधन किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की विपक्षी पार्टियों ने कौन सा नारा दिया? इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में किन चीज़ों पर जोर दिया? इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति, प्री विपर्स की समाप्ति तथा गरीबी हटाओ पर जोर दिया। एक बार फिर से देख लें, इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में किन चीज़ों पर या किन बातों पर जोर दिया? इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्री विपर्स की समाप्ति और गरीबी हटाओ पर जोर दिया। आगे देखें, गरीबी हटाओ नारे से इंदिरा गांधी ने किनका समर्थन हासिल करने का प्रयास किया? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे से वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस आर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन को कितनी सीटें और वोट मिले? कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, कांग्रेस आर को 1971 के चुनाव में 375 सीटें और 48.4% वोट मिले। 1971 के आम चुनाव में अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें और वोट मिले? केवल कांग्रेस आर को 352 सीटें और 44% वोट मिले। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ओ को कितनी सीटें मिली? 16 सीटें। 1971 के आम चुनाव में विपक्षी ग्रैंड अलायंस को कितनी सीटें मिली? 40 से भी कम। द ग्रैंड फिनिश कार्टून में क्या दर्शाया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। द ग्रैंड फिनिश कार्टून में क्या दर्शाया गया है? द ग्रैंड फिनिश नामक कार्टून में 1971 के आम चुनाव के परिणामों पर टिप्पणी की गई है। जंजीर फिल्म कब रिलीज हुई? 1973 में। तो साथियों, ये थे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, हमने पूरा प्रयास किया है कि इस पाठ से जितने प्रश्न बन सकते थे हमने इन प्रश्नों को बनाकर आपको उपलब्ध करवाया है। ये सामग्री आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।